नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज ये सीडीपी की हमारी पांचवा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आगामी परीक्षा जो कि सीटेट की 21 जनवरी को होनी है, उसके लिए हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हो ज़रूर देख लें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी ही कर लें, इसके बाद फिर हम लोग लगाते हैं प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड टाइम फॉर प्ले इन देयर चाइल्डहुड। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी वाले तक क्वेश्चन को पढ़ लें। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाई चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। दोनों बात बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही बात है और ये भी बात सही है। हिंदी में देखते हैं। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता। बिल्कुल सभी बच्चों को नहीं मिलता। कुछ बच्चे खेल से वंचित रह जाते हैं, छोटे पर से ही वो काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। और ये देखिए, इसी का जो रीज़न है बिल्कुल सही है, एजर्सन का ये रीज़न है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो बिल्कुल सही बात है। आगे ऑप्शन देखिए, ये तो गलत हो गया, गलत नहीं है कोई भी, तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, फर्स्ट का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो इंग्लिश वाले हैं क्वेश्चन को पढ़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमें सही पता करना है। बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। देखिए, केवल वाले तो ये टैग वर्ड है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल आनुवांशिक कारक ही, अब देखिए यहाँ भी केवल आ गया, तो ये तो मैं पहले ही गलत कर देता हूँ, लेकिन लिखा है केवल आनुवांशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तो ये बात तो सही है। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ, तो ये ऑप्शन सही है और ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, इसको हिंदी में देखते हैं। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया है, ऑप्शन ए है बहुआयामी, ऑप्शन बी है एक रूपी, ये तो गलत हो गया, एक रूपी नहीं है। विकास रैखिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विकास यानी बहुआयामी, यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश। अब देखते हैं ऑप्शन। बच्चों के विकास की दिशा एक जैसी होती है। देखिए, बच्चों के विकास की दिशा एक जैसी है तो नहीं होती, ये तो गलत है। अपनी गति से विकसित होता है, देखिए अपनी गति से तो विकसित होता है, लेकिन एक जैसी सभी बच्चों की नहीं होती, तो ये तो गलत पॉइंट हो गया। बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग, ये तो ठीक बात है। और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, ये तो बात पॉजिटिव है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों की विकास एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग, तो ठीक है। समान रूप से विकसित होता है, देखिए, और प्रत्येक बच्चा समान रूप से विकसित नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा पॉजिटिव है, जो कि है प्रत्येक बच्चे की दिशा अलग अलग और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल इसका लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। अब ये देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए, ये वाला कल आया था, हम लोगों ने सेफ्ला कॉर्डल पढ़ा था, आज प्रॉक्सिमोडिस्टल आ गया। चलिए दोस्तों, विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है। अब देखिए, ये हम लोग जब शारीरिक विकास पढ़ते हैं उसमें ही पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा पैर है किसी का, तो ये जो विकास होता है वो केंद्र से जाता है शिरों की ओर, केंद्र से शिरों की ओर, तो हमने ये पढ़ा था। तो दोस्तों, अब देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, शारीरिक विकास
यस, ये तो बात सही है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास नहीं है, भावनात्मक विकास नहीं है, व्यक्तित्व विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? अब देखिए दोस्तों, द्वितीयक संस्थाएं पूछा है यहाँ पर। देखिए, जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, प्राथमिक संस्था में हमारा परिवार आता है, जबकि इसके अलावा सारी संस्थाएं हो जाती हैं द्वितीयक में। सारी संस्थाएं द्वितीयक में होती हैं परिवार के अलावा। तो देखिए, अब जहाँ जहाँ परिवार है हमें वहाँ पर, वो तो ऑप्शन गलत हो जाए। परिवार देखिए प्राथमिक तो है नहीं, तो प्राथमिक द्वितीयक तो है नहीं, तो गलत हो गया। परिवार यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो गया। परिवार यहाँ पर भी है, यहाँ भी गलत हो गया। यानी एक ही ऑप्शन है जहाँ सारी द्वितीयक ही हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए, मीडिया, किताबें और धर्म इज़ द राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लें। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार हैं, ये पियाजे ने कहा मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार हैं के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अब देखिए, पहला ऑप्शन है संतुलीकरण। देखिए, संतुलीकरण ये जो शब्द है, इन्होंने ही इसकी व्याख्या की थी अपने सिद्धांत में। संतुलीकरण को पियाजे के सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं के बीच संतुलन करती है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं के बीच संतुलन करती है, उसको बोलते हैं संतुलीकरण। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर, ये डेफिनेशन का नहीं बता रहा है। परिपक्वता, इन्होंने इस पर कोई बात नहीं करी है। इसके बाद समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये भी देखिए, ये तो समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है ले वाइगोस्की का है, तो ये तो यहाँ पर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है स्कीमा, यस, इसके बारे में जीन पियाजे ने ही चर्चा की और इसको बताया कि मानसिक सोच का जो आधार है वो स्कीमा है। मानसिक सोच का आधार ही स्कीमा है, ये पियाजे ने बताया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ठीक है, हमें देखना है यहाँ पर पियाजे की अवस्थाएं दी गई हैं चारों, और यहाँ पर किस अवस्था में कौन सा हमें काम देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था। अब इस अवस्था में संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल बताए गए, लेकिन नहीं, ये तो इस अवस्था में नहीं होता। संरक्षण व क्रमबद्धता कौशल तीसरी स्टेज में होता है, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये तो यहाँ पर नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें बताया गया परिकल्पित निगमनात्मक अर्थ। देखिए, जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है वो इसमें नहीं करता है, वो करता है आपके चौथी स्टेज यानी कि जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो ये भी गलत हो गया। मतलब अमूर्त वाले में करता है निगमनात्मक तर्क। हमने पिछले प्रैक्टिस में भी इसे लगाया था, चौथी अवस्था है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग करता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए चौथा ऑप्शन देते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक। देखिए, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक खेल नहीं खेलता, प्रतीकात्मक कार्य भी नहीं करता। जीववादी सोच हमने कल ही बताया था, देखिए किसमें होती है, सेकंड स्टेज, जो कि होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसका ये कार्य है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की जो क्षमता है, स्थगित अनुकरण नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ये वाला। एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता, ठीक है, बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने को ले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया ये गया है कि जब बच्चा संवेदी गामक अवस्था में होता है, इसके बाद जब वो इस अवस्था से जाता है, जब वो स्थगित अनुकरण नाटकीय खेल यानी कि नाटकीय खेल करने दूसरी अवस्था में जाता है, जब तब वह किस आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। देखिए, तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व तो देखिए इसी का है,
पहले ही चरण में। अब लेकिन हम पहले चरण की बात कर नहीं रहे हैं, पहले चरण से दूसरे चरण में गए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अनुबंधन, देखिए अनुबंधन यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकता, अनुबंधन इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था। जीन पियाजे की अगर बात करें तो अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, देखिए अब यहाँ पर स्कीमा तो वर्ड बिल्कुल ठीक है, स्कीमा की मदद लेता है, लेकिन अनैच्छिक क्रिया आ गया है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, ये तो अनैच्छिक नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद है कि संवेदी से जब जाता है सेकंड स्टेज, यानी कि जब खेल खेलने लगता है, वो नाटकीय खेल खेलने लगता है, यानी उसका मानसिक प्रतिनिधित्व करता है, अपने मानसिक क्षमता का प्रयोग करके वह अपने संवेदी यानी जिसमें केंद्रित रहता था और केवल अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था, तो सेकंड स्टेज में जाकर अपने मानसिक क्षमता का प्रयोग करके ही वह स्थगित अनुकरण नाट्य खेल करने की क्षमता करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल यही सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है 10वां नंबर क्वेश्चन। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि माहिरा मानती है कि सही गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकार करती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर? अब देखिए दोस्तों, यानी एक माहिरा है जिसको लगता है सही गलत हमारे बड़ों को पता है, यानी बाहरी का मतलब ये है कि बाहरी कारकों से, जैसे हमारे माता को पता है सही गलत क्या है, पिता को पता है, हमारे अध्यापक को पता है सही गलत क्या है, और इन्हीं के द्वारा जो नियम बनाए गए वही हमारे जीवन में लागू होते हैं। तो देखिए ये स्टेज होती है जो कोहलबर्ग की पहली स्टेज, जिसमें बच्चा दंड से डरता है और जैसे को अपने साथियों के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार करता है। तो अब देखिए कौन सी अवस्था थी पहली, तो पहली अवस्था कौन सी थी? पूर्व पारंपरिक, दूसरी थी पारंपरिक, तीसरी थी उत्तर पारंपरिक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका, देखिए उत्तर संक्रियात्मक होगा नहीं, उत्तर पारंपरिक होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक, इनकी कोई अवस्था ही नहीं कोहलबर्ग की, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, यस। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है, यानी द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू। देखिए दोस्तों एकदम सरल क्वेश्चन है ये, अब मैं आपको कितनी बार करा चुका हूँ कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है सोशलाइजेशन, यानी समाज के साथ इंटरैक्ट करना। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3। हम दूसरे ऑप्शन अनुकरण, संगठन और अनुकूलन को बिल्कुल नहीं सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं, यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें हार्वर्ड गॉर्डन का, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने भाषा से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं दिया था, इन्होंने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन हम देखेंगे, लेवास्की और जीन पियाजे, दोनों ने ही भाषा को महत्व दिया है। लेकिन हम अगर और बारीक से पढ़ेंगे तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि जीन पियाजे ने भाषा से ये कहा था कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है, पहले विचार बाद में देन भाषा आती है। विचार जब आता है उसके बाद उसे वो भाषा में प्रकट करता है। लेकिन वाइगोस्की जी ने हमारे ये कहा था कि पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है, पहले बच्चा भाषा को समझता है, इसके बाद उसके मन में विचार उठते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी अगर भाषा को किसी ने दी है तो वो दी है ले वाइगोस्की ने। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस अपने फैक्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगा सकते हैं कि बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ले वाइगोस्की। देखिए यहाँ ऑप्शन बहुत अच्छे दिए थे क्योंकि जीन पियाजे और ले वाइगोस्की में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मेरी इस बात के बाद आप कभी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होंगे और ऑप्शन ए ले वाइगोस्की इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यस, ले वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन, अनुकूलन का कोई सिद्धांत नहीं है इनका, सजा का नहीं है, स्मरण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राम में जगहों को पहचानने व उसके स्वरूप उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के पास किस बुद्धि की मात्रा अधिक? अब देखिए दोस्तों
राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने की नौचालन के कौशल है। अब देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो जगहों को पहचान ले रहा है, उनके अनुरूप संचालन करने से नौचालन के कौशल, तो ये कौन सी बुद्धि है? देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि। अब देखिए ये बुद्धि ऐसी होती है, ऐसे व्यक्ति जिनको प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, प्रकृति की बनाई गई चीज़ों से तो बहुत प्रेम होता है। देखिए यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि प्रकृतिवादी, तो यहाँ पर प्रकृतिवादी बुद्धि का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करने वाली चीज़ें होती हैं। अंतर व्यक्तित्व, अब देखिए ये बुद्धि ऐसी होती है जो लोगों के विचारों को जानने में समर्थ हो जाती है, जैसे कि मनोवैज्ञानिकों की, परामर्शकर्ता की। स्थानिक बुद्धि, देखिए अब जो स्थानिक होते हैं, स्थानिक की बुद्धि ऐसी होती है जो थोड़े घुमंतू टाइप के होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको दृश्य से बहुत प्रेम होता है, जैसे कि चित्रकार, मूर्तिकार, ये आपके डायग्राम को देखकर पता कर लेते हैं कि कहाँ का डायग्राम है, या फिर ये सब चीज़ें। तो इस तरह की बुद्धि ये स्थानिक हो सकती है। और संगीतमय बुद्धि का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर बहुत सटीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सब सही दिए जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसकी वजह से हम आंसर्स ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत है, और एक ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? अब देखिए नहीं रखना चाहिए, यानी हमें नेगेटिव पॉइंट बताना है। तो छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र की अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? तो क्या बात है, अगर टीचर ऐसा सोचने लगे। मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? देखिए अब ये पॉइंट तो निगेटिव लग रहा है। अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? देखिए ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव पॉइंट बताना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लें। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। एक समावेशी कक्षा में कक्षा के किसी भी बच्चे के लिए पाठचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए अब ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, समावेशन नहीं किया जाना नेगेटिव है। यदि पाठचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। देखिए यहाँ सीखते हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट तो गलत इन्होंने दे, दोनों पॉइंट नेगेटिव है। मुझे लगा था शायद ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, तो दोनों ही पॉइंट नेगेटिव है, इस वजह से दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? अब देखिए समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूल का प्रावधान, ये तो बिल्कुल नहीं है। केवल लड़कियों की, अब देखिए केवल वर्ड हो गया, केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं, जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे नहीं। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब सभी लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वालीनता, ऑटिज्म तो होता नहीं, वो तो अपने में लीन रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि उसे ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है। ध्यान न्यूनता, अतिसक्रियता, अतिक्रियाशीलता विकार, ध्यान न्यूनता, हाँ ये बात ठीक है। पठन वैकल्य में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, गतिक विकलांगता है नहीं। तो इसका एक ही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ADHD से वो ग्रसित है। ADHD इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म ये आपको दिया हुआ है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चों, इतना ही दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता, ये तो गलत बात है, तो नेगेटिव हो गया बिल्कुल। प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं आ गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो गलत हो गया। प्रतिभाशाली बच्चों को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा, देखिए अब अपने साथियों की तुलना में हमेशा परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है। अब देखिए ये भी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ तुलना वाले वर्ड हमें यूज़ ही नहीं करने, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर भी ये भी पॉइंट निगेटिव, यहाँ तो चारों पॉइंट निगेटिव लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मुझे तो इसका कोई सही आंसर नहीं लग रहा है कि चारों ही निगेटिव किसी भी से ठीक है तो गलत है। कौन की रुचि का उनसे जटिल कार्यों करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, ये भी गलत है। और साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावना, देखिए ये भी गलत है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह से, अब ये क्वेश्चन मुझे तो बिल्कुल डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इस तरह के ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इनमें से कोई सही चुना जाए तो एक कि प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं बिल्कुल, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि हैं तो सभी गलत, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो सकते मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं लेकिन जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता। तो हो सकता है एक बार इस पॉइंट पर हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 एक बार हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थी के निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित, देखिए गतिशीलता गति मतलब शारीरिक गति विकलांगता, तो बड़ी मुद्रित किताबें क्या कर पाएंगी उसका? शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, देखिए शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर से उसको क्या हेल्प मिलेगी? स्पर्श सामग्री, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर है, व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? कौन सा कारक सीखने की प्रेरणा को अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, देखिए ये तो गलत है कि बहुत आसान चुन लें या बहुत कठिन चुन लें, तो इससे हमें, ठीक है, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है। बाहरी कारक, देखिए कभी भी बाहरी एक्सटर्नल जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। हमारे CDP की इस लैंग्वेज में जो हमारे आंतरिक कारक हैं उनसे हमें सीखने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन बाहरी कारक को हम बिल्कुल निगेटिव मानते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है विफलता से बचने की अभिप्रेरणा, देखिए विफलता से ये निगेटिव पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पॉजिटिव है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि लक्ष्यों को पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते, हम निगेटिव बताना। देखिए खेल से तो करते हैं, तो पहला तो पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। सामग्री के साथ प्रयोग बिल्कुल करते हैं। साथियों और वैक्सों में बातचीत बहुत अच्छी है, पढ़ाई होती है ऐसे में। तो बार बार वेदन, रिपीटेड ड्रिल, देखिए ये एक निगेटिव पॉइंट है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा डैश द्वारा होनी चाहिए। अब अनुकूलन द्वारा, ठीक है ये तो पॉजिटिव है। निष्क्रिय तो गलत हो गया, निष्क्रियकरण। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश, ठीक है। खोज और अन्वेषण, अब देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन, तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन अगर सबसे पॉजिटिव देखा जाए तो हम डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन, खोज को बहुत महत्व देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए नहीं को गोला हमने लगा लिया है क्योंकि निगेटिव आंसर हमें देना है। आकलन शिक्षण जो है, आकलन अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए, देखिए तो निगेटिव पॉइंट है। अभी आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल आकलन तो इसलिए किया जाता है। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए, देखिए ये तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, यानी एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यस, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव है। रीज़न क्या है? बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, देखिए बिल्कुल सही रीज़न दिया है कि बच्चों के पास अपने साथ सीखने के, बच्चों के पास जो होते हैं अपने सीखने के बहुत से अनुभव होते हैं, तो बिल्कुल साथ लेकर आते हैं। तो बिल्कुल रीज़न सही है कि शिक्षकों को बच्चों में कक्षा में अपने अनुभव को साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही रीज़न है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण डैश और डैश कारकों को मानते तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है कि अभी पीछे हमने भी क्वेश्चन किया था कि विद्यार्थी किससे प्रभावित होते हैं जिससे उनको सीखने के लिए अब प्रेरणा मिलती है। तो देखिए बाहरी कारकों से कभी कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, तो ये तो गलत हो गया, बाहरी कारणों वाले हम गलत कर देंगे बिल्कुल। अब देखिए आंतरिक के दो हैं या आंतरिक प्रेरणा के दो हैं, तो देखिए अब कौन सही है। तो पहले हम देखते हैं एक आंतरिक लेकिन नियंत्रण योग्य दिया गया है, दूसरा जो आंतरिक कारक है वो अनियंत्रित है। देखिए अनियंत्रित कारकों को नहीं मानते हैं बल्कि आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता। अब देखिए यहाँ पर भी हमें निगेटिव बताना है। बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, सही है। ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, अब देखिए ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ये कुछ निगेटिव है। क्यों निगेटिव मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ज्ञान के फोकसिंग ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज इट इज़ नहीं है। देखिए क्योंकि ज्ञान को जैसा पढ़ाएगा ज्यों का त्यों पुनः प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित अगर करेंगे तो ये समस्या समाधान जो है इसके कौशल, ये कौशल है इसके विकास में तो मतलब दिक्कत पैदा करेगा। तो ये ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है हमें, तो ये तो गलत हो गया, रॉन्ग, मतलब निगेटिव पॉइंट है बिल्कुल। कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही में नेगेटिव लग रहा है बिल्कुल, और यही आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का, अब देखिए वैकल्पिक संकल्पनाएं क्या होती हैं, ये होती हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्टेशन, अल्टरनेटिव कंसेप्ट, तो अच्छी बात है। तो बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो नेगेटिव हो गया। शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए, बात एक ही है, गलत हो गया। होना ना केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल। वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना बिल्कुल प्राकृतिक घटना है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। होना बच्चों की कम मानसिक समझ का निश्चित संकेत नहीं बल्कि इनकी अच्छी मानसिक समझ का निश्चित संकेत, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी हमें नेगेटिव पॉइंट बताना है। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊँगी, बिल्कुल ये नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो रूढ़िवादी सोच है। हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ती तो परीक्षा में बेहतर कर सकती थी, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। अपने सीखने को सुशासित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल। अपने सीखने को सुशासित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। तो एक ही नेगेटिव पॉइंट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम आपको होमवर्क में देते हैं, ताकि इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको न्यू वीडियो जो प्रैक्टिस सेट 6 आएगा उसमें हम आपको देंगे। तो आज का क्वेश्चन है होमवर्क का, वो है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास क्षेत्र का किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, संवाद, अरुचि, नकारात्मक पूर्वाग्रह या अनुकूलन। तो दोस्तों आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।